बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफ़ियों की बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब चलो माफ़ी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह देंगे कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफ़ी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहा था जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें। कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफ़ी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी ज़बान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना है, उससे माफ़ी मंगवानी है। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफ़र करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफ़ी मांग लें, मैं माफ़ कर दूँगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफ़र है। अगर आसिम मुनीर साहब को ये कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा, अगर वो खौफज़दा हैं और परेशान हैं तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब ज़ुबान दी है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं माफ़ कर दूँगा मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग लें तो। अब एक तरफ पूरा निज़ाम इमरान खान को बोल रहा है माफ़ी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफ़ी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप ज़रा आपको आइडिया हो जाए कि मामलात की इंटेंसिटी कहाँ पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये दो हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज़ ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने के बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने CCTV फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे ख़ानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मेरे 2 भांजों शारेज़ और शेर शाह को भी अगवा कर दिया गया, हालांकि इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा भांजा शारेज़ जो एक बेहतरीन एथलीट है, उसे भी उठा लिया गया। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकातें कई माह से रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याह्या खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल बाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें मगर वो मेरे साथ खड़ी है। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DG/ISI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फी बुखारी के ज़रिए बुशरा बेगम से रब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको ख़राब हालात में रखे जाने पर करंट लग चुका है और ज़ख़म आ चुके हैं। उनको इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जाता है। इन पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्ज़ी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूँगा ना इस जुल्म को कबूल करूँगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूँगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याह्या खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोज़गारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है
उसके सारे केस माफ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निज़ाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेज़मीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है। बेज़मीर जजेस इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जजेस ज़मीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, उनको खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म जो हो रहा है ये कभी ना होता। इस जुल्म और नाइंसाफ़ी में ये बेज़मीर जज बराबर के मुजरिम हैं। अब ट्वीट का दूसरा हिस्सा इमरान खान साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाज़त मांगनी चाहिए। इससे पहले बजट पर भी मुझसे मुशावरत और मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन को आकर मुझे सूबे की गवर्नेंस और अमन व अमान और दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग देनी चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मैं दोबारा ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की जानिब से अपने ही शहरियों पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में हमारे दौर में अमन आ चुका था और हमारे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अब वहाँ हालात जानबूझकर ख़राब किए जा रहे हैं ताकि वाहिद अवामी मैंडेट वाली पार्टी को कमज़ोर किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। वहाँ के मसाइल मकामी नुमाइंदों से बातचीत से ही हल होने चाहिए। ड्रोन हमलों और फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी बढ़ती है। इन ऑपरेशंस को ना ही अवाम की हमायत हासिल है, ना ही अवामी नुमाइंदों की और ना ही सियासी जमातों की। तो ऐसा ऑपरेशन कैसे कामयाब हो सकता है? अफगान मुहाजिरीन के साथ जो सलूक किया गया इस पर मैं शर्मिंदा हूँ। वो हमारे मुसलमान भाई यहाँ पनाह लिए हुए थे, उन्हें ऐसे धक्के मारकर मुल्क से निकालना इस्लामी रवायात और इंसानियत के खिलाफ है। फैसलाबाद की अदालत की जानिब से एक और झूठे केस में हमारे 75 मेंबरान और कारकुनान को दी गई सजाएं इस जुल्म के निज़ाम को मज़ीद नंगा कर रही हैं। हम सबको इस जुल्म के खिलाफ इकट्ठे खड़े होना है। जब हम मिलकर मुकाबला करेंगे तो फतह हमारा मुकद्दर बनेगी। मेरी राय में 9 मई केसेस में झूठे इल्ज़ामात पर दी गई सज़ाओं के ज़रिए खाली कराई गई सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना इन झूठी सज़ाओं को जायज़ तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए पार्टी इस मामले पर गौर करके हतमी फैसले के लिए कल दोबारा अपनी तजावीज़ मेरे पास ले आएँ। हमाद अज़हर का हल्का मियाँ अज़हर की वफ़ात के बाद खाली हुआ है। इस सीट पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। जो जुल्म और फस्तायत इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है, उसके खिलाफ पेशावर में एक ग्रैंड जरगा किया जाए, जिसकी तारीख का ऐलान पार्टी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने शदीद तबाही मचाई है और सैकड़ों कीमती जानों के नुकसान के साथ लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। मैंने इसी माहौलियाती तब्दीली के मुकाबले के लिए बिलियन ट्री जैसे मंसूबे शुरू किए थे। इस तरह के मंसूबे ही हमारा माहौल बचा सकते हैं, वरना हम हर साल तबाही ही देखेंगे। ये इमरान खान साहब ने जेल के अंदर गुफ्तगू की है। तो नाज़रीन, ये तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मुझे इत्तला ये मिली है कि इमरान खान साहब ने इससे भी ज़्यादा सख्त बातें की हैं और जिन लोगों की मौजूदगी में बातें की हैं वो कंफर्म भी कर रहे हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली वो बात नहीं की, तो मैं भी उस बात को रोक लेता हूँ। या शायद हो सकता है कि इमरान खान साहब ने वो सख्त बातें की हों, लेकिन ये भी कहा होगा अभी इसको पब्लिक नहीं करना, लेकिन मेरी ये ओपिनियन है। तो अली अमीन गंडापुर साहब के हालात बहुत पतले हैं। पार्टी के अंदर भी कारकुनान भी उनसे नाराज़ हैं और पार्टी के अंदर उनकी फ्रस्ट्रेशन नज़र भी आ रही है। अभी एक आधी और भी ऑडियो हुई थी, किसी को गालियाँ वालियाँ दे रहे थे, तो वो किसी के साथ भी। और अली अमीन गंडापुर के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा और एक तकब्बुर भी दिखाई दे रहा है। ये जो तकब्बुर होता है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। जब भी कभी आप गरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं होता। तो फिर इंसान के ज़वाल का आगाज़ हो जाता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने ताबड़तोड़ किस्म के अटैक किए। 9 मरतबा इमरान खान साहब ने अपने इन 2 ट्वीट्स के अंदर आसिम मुनीर का नाम लिया है। ट्वीट के 2 हिस्से हैं ना, एक पहला और एक दूसरा। जो पहला हिस्सा है उसमें 9 मरतबा इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर का नाम लिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक सोच पैदा हो रही थी कि हम वफा मत करेंगे, ये करेंगे, वो तो वार दी इमरान खान ने। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है? बाहर है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है? अपने घरों में। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है? कोई असम्बलियों में, कोई सेनेट में। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है? एक सूबे में उनकी हुकूमत है। तो वो इंजॉय करने के बावजूद वो डरे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट से और मफामत करना चाहते हैं। और एक आदमी जो जेल में है और बदतरीन जेल काट रहा है, रोजाना मार खा रहा है, ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर सह रहा है, और ये टॉर्चर ही है जिस तरह उसको रखा गया इस उम्र में इमरान खान साहब को। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद, अपने ख़ानदान को गिरफ्तार करवाने के बावजूद,
बार बार बहनों की गिरफ्तारी होने के बावजूद, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल होने के बावजूद, अपनी जान को खतरा होने के बावजूद वो आदमी डटा हुआ, वो कहता डील नहीं करनी इनके साथ ऐसी तैसी। हाँ, मैं माफ़ कर दूंगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये जनाब इमरान खान साहब हैं और इससे ये पता चलता है कि इमरान खान साहब आज कहाँ खड़े हैं। वो जिन लोगों को माफियों का बड़ा शौक था ना, उन लोगों की अच्छी खासी अब तसल्ली हो गई होगी और उनको आइडिया हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब की सोच क्या है और वो मामले को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अली अमीन साहब के बारे में बड़े ही सख्त अल्फाज थे इमरान खान साहब के, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया कि ये बात बाहर लानी है या नहीं लानी, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने रिपोर्ट भी किया। ज़ुबैर अली खान साहब ने रिपोर्ट किया, उन्होंने यहाँ तक रिपोर्ट कर दिया कि अली अमीन आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह के साथ मिलके कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं, ऐसी चीज़ भी उन्होंने रिपोर्ट की। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक काफ़ी सख्त बातें हैं जो अली अमीन के बारे में इमरान खान साहब ने कही, और ये कोशिश भी नहीं करते इमरान खान साहब को जाकर मिलने की। इन्हें डर है कि इमरान खान साहब पता नहीं इनके बारे में कोई बहुत सख्त फैसला कर लेंगे। तो एक तो नादरीन जी है। अच्छा, एक और आप ये देखें, एक बड़ी वायरल हो रही एक चीज़ कि नवाज शरीफ की और इमरान खान साहब की जेल में फ़र्क। ये देखें ना, इमरान खान साहब जेल से क्या मंगवाते हैं और नवाज शरीफ साहब जेल से क्या मंगवाते हैं। नवाज शरीफ साहब लिखते हैं जनाब फ़लाँ फ़लाँ बंदा मुझे मिले, फ़लाँ फ़लाँ बंदा मुझे मिले, कोई डॉक्टरों के नाम दे रहे हैं, कोई बंदों के नाम बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं खाना, तारीखें साथ लिखी हुई हैं जनाब, करेले कीमा चावल, पालक गोश्त, आलू गोश्त, चिकन कढ़ाई चावल, अच्छा जी भिंडियाँ गोश्त कढ़ाई, और पता नहीं क्या कोई दाल माश, बैंगन गोश्त, पालक गोश्त। तो ये मियाँ साहब का जो आता था लिस्ट या लवाजमात, वो जेल से ये होते थे। 22 मुलाकातों की एवरेज मियाँ साहब की निकल रही थी, 20-22 मुलाकातों की पर डे। जितने दिन वो कैद रहे, बोलते वो कैद रहे ही नहीं, बड़े आज़ाद ही रहे मियाँ साहब, लेकिन जितने दिन वो जेल में रहे उनकी 20-22 मुलाकातें एवरेज हर दिन के हिसाब से होती थी। 200-200 300-300 बंदा जेल के बाहर आराम से खड़ा होता था और बिल्कुल वीआईपी माहौल में होते थे। मियाँ साहब के बाद लिस्ट आती थी, मियाँ साहब टिक मार्क करते थे, ये बुला लो ये बुला लो ये बुला लो, बंदे अंदर आ जाते थे। मौजें लगी हुई थी मियाँ साहब की जेल में। एक वो जेल थी और एक ये जेल है जिसमें इमरान खान साहब इनकलाबी किताबें मंगा के पढ़ रहे हैं। सलाउद्दीन अयूबी की इमरान खान साहब किताब पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने जेरूसलम फतह किया था, एक बहुत बड़े फातेह हैं, खिलाफत के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, फ़लस्तीन के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं और मुस्लिम माइंड्स के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, इनकलाबी किताबें पढ़ रहे हैं, लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री इमरान खान साहब पढ़ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को मज़ीद मजबूत करती हैं, और नैरेटिव बिल्डिंग जो इमरान खान साहब की है वो तो पहले ही बहुत कमाल है। तो ये इमरान खान साहब ने वक्त ज़ाया नहीं किया ये लिस्ट लिखने में कि मैंने कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है, तरसों क्या खाना है। ये मैंने शहबाज शरीफ की भी लिस्टें पढ़ी हुई हैं, नवाज शरीफ की भी पढ़ी हुई हैं। तो उनमें कितना फ़र्क है देखें आप, दोनों की जेल में फ़र्क है, दोनों की ज़िंदगी में फ़र्क है, और अवामी मकबूलियत में भी दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाज़रीन, जो एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो गई है सैलाब के बाद, दरिया सतलुज में और दरिया चनाब में भारत ने बहुत पानी छोड़ दिया, क्योंकि भारत में भी बहुत बारिशें हो रही हैं और दरिया तवी जिस तरह पुलों को बहाता हुआ लेकर जा रहा है। पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद इस तरीके से भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया है। अब भारत जब दिल करता है पाकिस्तान का पानी बंद कर देता है, जब दिल करता है छोड़ देता है। कई देहात ज़ेरे-आब आ गए हैं। सियालकोट जो है वो बारिशों की वजह से पूरा शहर डूब गया है। नारोवाल की बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। चावल की खड़ी फसलें जो है उनके ऊपर अब पानी तैर रहा है। आबादियाँ जो है वो पानी में डूब चुकी हैं और किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब जितनी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ पानियों के रस्तों में बनाई गई थी, उनके अंदर पानी दाखिल होने का ख़तरा बहुत बढ़ गया है। लाहौर में अनाउंसमेंट की जा रही है, आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो आज शाम तक ये पानी क्रॉस करेगा लाहौर को और आगे जाएगा कसूर की जानिब, और यानी पत्तों की जानिब जाएगा, हेडबलों की तरफ जाएगा, और उससे पानी फिर ये आगे बढ़ेगा साहिवाल की जानिब, और वहाँ से आगे फर्दर दरिया सिंध की तरफ जाएगा पानी। अब ये 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी है रावी में, और ये शायद 1988 के फ्लड के बाद इतना पानी बीच में कभी नहीं आया। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। अब तो पानी पे बहुत बंद बांधे हुए हैं। ख़तरा ये है, बहुत सारे दोस्तों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जी बहुत ख़तरात मौजूद हैं, अगर ये पानी मज़ीद बढ़ता है और इसकी मिकदार बढ़ती है तो फिर नुकसान का बड़ा अंदेशा है। जो रेजिडेंशियल सोसाइटी हैं उनमें अलीम खान साहब की है, एक दो और लोगों की है, कोई एक बता रहे थे कि लेक सिटी है, एक का कोई और नाम है, मुझे नाम इनके याद नहीं है सोसाइटियों के, लेकिन वहाँ पे वो मट्टी के बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये मट्टी के बंदों से कब रुकता है पानी? जब ये पानी आएगा अपने प्रेशर के साथ तो ये अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। अब ये सोसाइटियाँ जब ग्रीन एरियाज़ को ब्राउन कर करके सोसाइटियाँ बनाई गई हैं,
और जो रास्ते रोके गए हैं पानी के, तो पानी तो फिर अपना रास्ता बनाता है। ये बात मैं कई मरतबा कह चुका हूँ। लेकिन पाकिस्तान में एक मशरूम ग्रोथ हुई है रियल स्टेट की, जिसमें पाकिस्तान के रियासती इदारों ने, इवन जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने DHA बनाया, बैरियर टाउन बना, फिर अलीम खान साहब की सोसाइटियाँ बनी, पार्क व्यू, फिर उसके अलावा जो लेक सिटी बन गई और बहुत सारी बन गई। इस्लामाबाद में जो है वो बेशुमार सोसाइटीज़ बन गई हैं। वहाँ ज़ेर ज़मीन पानी का मसला है बड़ा सीरियस, और वहाँ पानी की किल्लत हो जाएगी। अब इस्लामाबाद में जो मोटरवे के ऊपर सोसाइटियाँ बन रही हैं ना, उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके आसपास ऐसा कोई वाटर रिजर्व नहीं है जहाँ से वो ज़ेर ज़मीन पानी उनका पूरा होता रहेगा। तो फ्यूचर में उन्हें बड़ा सीरियस इशू होने जा रहा है कि वो पानी पीने का कहाँ से हासिल करेंगे या इस्तेमाल का पानी कहाँ से हासिल करेंगे। लेकिन लोग ये सोचे बगैर बड़े बड़े महंगे प्लॉट वहाँ पे खरीदते जा रहे हैं, और वो जो बेचने वाले हैं वो बेच के निकल जाएंगे। ये बात जो है वो बेचने वाले भी जानते हैं और ख़रीदने वालों को शायद आइडिया नहीं है। लेकिन हुकूमत ने जानबूझकर आंखें बंद की हुई हैं और ब्यूरोक्रेट्स वहाँ से अंधाधुंध पैसे कमा रहे हैं। रावी के किनारे बहुत सारी रिहायशी कॉलोनियों में अब ऐलान भी किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि अपना साजो सामान लेकर आप यहाँ से निकल जाएँ। सियालकोट डूबा हुआ है, नारोवाल डूबा हुआ है, और अभी जो लाहौर है वो भी ख़तरे में है। वहाँ पर अनाउंसमेंट्स की जा रही है। शादरा जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी खतरे में है, वहाँ पे पानी दाखिल हो सकता है, पहले भी हो चुका है पानी वहाँ पे दाखिल, और ये एक बड़ा ख़तरा है। कसूर में कई देहात जो है वो ज़ेरे-आब आ गए हैं, और लगातार पानी जो है सतलुज से आने वाला पानी, ये सतलुज और चनाब और रावी, ये 3 दरिया हैं, ये एक साथ मौजूद हैं। पहला दरिया सतलुज आता है बॉर्डर के करीब, उसके बाद एक दरिया रावी आता है, और उसके बाद अगला दरिया चनाब है। और ये दरिया तवी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरता जा रहा है कश्मीर की जानिब से, और वो जिस तरह पुल बह रहे थे, जिस तरह पुल गिरते जा रहे थे, वो सारे मनाजिर देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये पानी अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तबाह करेगा। किसान पहले ही बहुत बुरी तरह तबाह हो गया, गंदम में उसको बहुत मार पड़ी है। अब अगर चावल में उसके साथ ये हो जाता है तो अगली फसल की तैयारी नहीं वो कर पाएगा। अगर ये पानी इकट्ठा हो जाता है ज़मीनों पर तो ज़मीन का नुकसान होता है, और दोबारा ज़मीन की तैयारी पे बहुत ठीक ठाक खर्चा आता है। वो खर्चा किसान कर नहीं पाएगा, क्योंकि किसान की पहले ही फसली तोड़ दी है इन्होंने, और गवर्नमेंट क्या इतना पैसा दे पाएगी किसान को? कैसे करेंगे ये सारा कुछ? मुझे तो समझ नहीं आ रही। और अभी फिर 300 रुपया कीमत मजीद बढ़ा दी गई है गंदम की फ़ी मन के ऊपर। यानी किसान ने जब बेची तो 2000 रुपये रखी हुई थी गंदम फ़ी मन, 2200 में बेचारा बेचता था। अभी चंद दिन पहले इन्होंने 2800 कर दी, क्योंकि किसान के घर से दाने उठ गए ना। जब किसान के घर से दाने बिक गए, गंदम बिक गई, तो इन्होंने महंगी कर दी कि अब मुनाफाखोरों के पास आ गई है तो ज़रा पैसे कमा लेते हैं। फिर उनका पेट नहीं भरा, 300 रुपया और बढ़ा दी, अब उसको 3100 तक ले गए। यानी जिसने 100 रुपये की गंदम खरीदी थी आज से 2 माह पहले या 3 माह पहले, 3 माह के अंदर उसका पैसा जो है वो लगभग 60% बढ़ गया। यानी जिसने 100 रुपये की खरीदी थी वो 160 रुपये की अब बेच सकता है। जिसने 1 करोड़ रुपए की गंदम खरीदी थी वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए की अब गंदम बेच सकता है कोई इतना मुनाफा बख्श कारोबार? जिसने 1 अरब रुपए की गंदम खरीदी है उसने 60 करोड़ रुपया बनाया है 2-3 महीनों में। कौन सा कारोबार है जिसमें आप 2-3 महीनों में इतना पैसा बना सकते हैं? ये सारा इन्होंने पाकिस्तानी किसानों के साथ जुल्म किया। और मरियम नवाज साहिबा जिनकी जिम्मेदारी है, वो जापान के दौरे पे, जो फैमिली टूर था, फैमिली एंड फ्रेंड्स का एक टूर था टिकटॉकर्स का, वो जापान का टूर और शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद पहुंच गए वापस पाकिस्तान रावलपिंडी, और वहाँ से मुबैना तौर पे खबरों के मुताबिक मरी चले गए, क्योंकि उनके वालिद साहब ने कल कोई मीटिंग बुलाई हुई है। अब यहाँ पे पंजाब जो है वो डूब रहा है, लोगों की बुरी हालत है, वो उधर पहुँच गए। और ये करेंगे क्या? देखें, जब ये नीचे उतरेंगे ना, पंजाब में मैदानी इलाकों में आएंगे, जब ये चनाब पे आएंगे, रावी पे आएंगे, सतलुज पे आएंगे, तो ये क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये हेलीकॉप्टरों पे अपने विजुअल्स बनाएंगे, ये याद रखिएगा, आपको नजर आएंगे। मे भी किसी जगह पे कश्ती के अंदर अपने विजुअल बनाएंगे, फिर आपको ये नजर आएंगे कि जनाब ये अब गरीबों को पैसे बांटते हुए आपको कहीं पे शायद नजर आ जाए। अपनी तस्वीर और वीडियोस बनाएंगे, हेलीकॉप्टर चलाएंगे, लोगों के ऊपर राशन तकसीम करेंगे, और राशन के बैगों के ऊपर अपने टब्बर की तस्वीरें लगाएंगे। ये भी आप याद रखिएगा। बैरूनी दुनिया से इस सैलाब के बाद ये अपील कर देंगे कि जनाब हमें भीख दी जाए, हमें इमदाद दी जाए, हमारे लोग लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। फिर नए नगमे जारी किए जाएंगे, म्यूज़िक जारी किया जाएगा, अखबारात का पेट भरा जाएगा, इश्तिहार दिया जाएगा, टीवी के ऊपर नगमे और अपीलें चलाई जाएंगी, इमदाद इकट्ठी की जाएगी, और फिर ये एक मरतबा दोबारा सैलाब मुतासरीन का माल उसी तरह खा जाएंगे जैसे ये हमेशा सैलाब मुतासरीन का माल खाते रहे। और किसान बेचारा कई साल तक अपनी कमर सीधी करता रहेगा, वो गंदम लगाने में उसको दिक्कत का सामना होगा, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होगा, क्योंकि ये हुक्मरान जाली फार्म 47 के जरिए आए,
इनको पता है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इनके बगैर नहीं रह सकती, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी है और एस्टेब्लिशमेंट इनकी है। तो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खुश रखना है, जूते पॉलिश करते रहेंगे, आवाम को कुछ देने की जरूरत नहीं है। दोबारा जब भी इलेक्शन होगा बड़े आराम से ये लोग जूते पॉलिश करेंगे और जाली फॉर्म 47 लेकर दोबारा से इक्तदार में आकर बैठ जाएंगे। ये करना है इन्होंने। और गंदम के साथ जो किया वो मैंने आपको बता दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसमें देखिए इमरान खान साहब ने तो मना कर दिया कि ना लड़े, और अब मुबैना तौर पे जो पार्टी है उसने भी फैसला कर दिया कि नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन मैं हैरान होता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब कैसे ढिठाई से कह देते हैं कि पंजाब में शायद नून लीग मकबूल है और शायद नून लीग को पंजाब में वोट पड़ने लगे। ख्वाजा आसिफ साहब के दावे हैं और दावा वो ये करते हैं कि जनाब बड़ी मकबूल हो गई जनाब पंजाब में PMLN, लिहाजा PTI जो है वो इलेक्शन से भाग गई। और फॉर गॉड सेक ख्वाजा साहब, फॉर गॉड सेक, आप भी इलेक्शन हारे हैं खातून से और नवाज शरीफ भी इलेक्शन हारे हैं खातून से, और दोनों खवातीन को जो आप लोगों ने निशान इबरत बनाया है ये सारी दुनिया जानती है। ख्वाजा साहब ये ट्वीट करने की बजाय अपने शहर की हालत देखें। बारिश के बाद आपका पूरा शहर डूबा हुआ है, वहाँ पे लोग जाँ बहक भी हुए हैं, नाले टूट गए हैं, पानी बिफर गया है। उसकी तरफ तवज्जो देने की बजाय आपकी तवज्जो आज भी आपकी घटिया सियासत के ऊपर ही है। एस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर चढ़ के कब तक आप लोग इक़्तिदार के मजे लेंगे? एक दिन एस्टेब्लिशमेंट आपको पटक देगी, और अगर नहीं पटकेगी ना तो अवाम आपको और एस्टेब्लिशमेंट को दोनों को उठा के पटक देगी। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट को अपनी इज्जत अगर अजीज है तो वो इमरान खान से माफ़ी मांगे, कौम से माफ़ी मांगे और साइड पे हो जाए। मांगो ना माफ़ी, क्या हो गया भाई? गलती की है तो माफ़ी मांग लो। डिटाई किस बात की है भाई? एस्टेब्लिशमेंट ने गलती की है, एस्टेब्लिशमेंट ने बेईमानी और फ्रॉड किया है तो माफ़ी मांगे। अवाम का मैंडेट चोरी किया तो मांगे माफ़ी। अवाम की उमंगों के खिलाफ लाकर चोरों डकैतों को लाके बिठाया जिनको ये खुद कहते थे तो मांगे माफ़ी। क्यों नहीं मांगते? इन्हें मांग लेनी चाहिए माफ़ी, वरना अवाम इनका पटाखा बजाएगी और मौजूदा सियासतदानों समेत ही बजा देगी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज हो गया है, अभी जो मुझे इत्तला मिली है, और उनके खिलाफ जो है मुकदमे का अंदराज पीका एक्ट के तहत हुआ है। पुलिस ने बताया कि यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ ये वैसे ज़्यादती है, वो जो है वो मजहबी स्कॉलर हैं। अच्छा, ये उन्होंने कहा मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा पीका एक्ट और दफ़ा 295C, ये तौहीन मज़हब का एक मुकदमा होता है, दर्ज किया गया और उन्हें हिरासत में लेकर नज़रबंद कर दिया गया है और उनकी एकेडमी भी बंद कर दी गई। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा पे भी सहाफ़ी हैं हमारे, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया पीका एक्ट के तहत, जो एक बड़ी ज़्यादती है। CPNE ने यह कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा वज़ीर आला के बयानिए की नफ़ी है। यानी वज़ीर आला साहब वैसे तो बड़ा चौड़े होकर कहते हैं कि जी पीका को मैं नहीं मानता, और पीका एक्ट के तहत सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात करवाई जा रहे हैं। फिर चौड़े होकर कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होगा, ना इजाज़त दूंगा। फिर ऑपरेशन भी करवाई जा रहे हैं कर्फ्यू लगा के, और उसको ओन भी कर रहे हैं। फिर कहते हैं ड्रोन हमला नहीं होने देंगे, मुकदमे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वहाँ पे भी कुछ नहीं करते। तो अली अमीन गंडापुर की सिर्फ बड़कें हैं। चले एक काम करते हैं, आपको अली अमीन गंडापुर की बड़कें सुनाएंगे अगले किसी वीलॉग में, और आपको दिखाएंगे कि उन्होंने हर मौके पर क्या क्या कहा और कितना कहा और फिर क्या किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।